आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेस 58 परिवार के अंदर स्वागत है। और आज हम इस जो नेक्स्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर भारत के अंदर जो राजनीतिक आंदोलन है उस आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो 1857 से 1919 ईस्वी के पीरियड है, उस पीरियड को इसके अंदर देंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आगे और भी जो हमारे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को भी हम क्लियर करेंगे। तो इससे पहले इसके जो पार्ट अपलोड हो चुके हैं उसे आपने अगर नहीं देखा तो उन्हें एक बार देख लें प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के, उसका लिंक भी आई बटन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। तो अब हम इसे प्रारंभ करते हैं। राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 ईस्वी तक। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद और स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भारत के सभी भागों में और भारत के आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूमिपतियों और संपन्न वर्ग के लोगों के अंदर, जो उनके हाथ के अंदर आ गया था। तो इस समय देखो, जो जमीन से जुड़ा हुआ वर्ग कह सकते हैं या अधिकांश भारतीय वर्ग कहते हैं, उनका इसके अंदर कोई योगदान नहीं था। ये सभी अपनी मांगों के लिए संसद को स्मरण पत्र लिखते थे, यानी याद दिलाने के लिए पत्र लिखा करते, प्रार्थना पत्र देते, यानी लेटर देते। इस तरीके की बातें देकर के ये क्या करते थे, इनको अंग्रेजों को याद दिलाते थे और अपने अधिकारों की क्या करते थे, मांग किया करते थे। यानी इसे हम एक तरीके से याचना पत्र के रूप में भी कह सकते हैं, जिससे बाद में जो उग्रवादी लोग थे जिन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की इन्हें संज्ञा दी थी। साथ ही देश के लिए पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने और अंग्रेजों द्वारा वर्तमान काल में जो कर रहे आर्थिक शोषण की जानकारी जागृत करता। तो इसके लिए क्या किया था, इसको जागृत करने के लिए जैसे दादा भाई नौरोजी है, आरसी दत्त जैसे लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेज भारत से जो धन का निष्कासन कर रहे थे, उस धन के जो निष्कासन के सिद्धांत को उन्होंने बताया, लोगों को एक मंच के ऊपर जागृत किया, उनके अंदर देश के प्रति भावना जगाने, ऐसे काफ़ी सारे कार्य इस क्षेत्र के अंदर किए जाने लगे। तो इस काल के जो प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को इंग्लैंड के जो उदारवादी लोगों में विश्वास था। यानी ये लोग चाहते थे कि यहाँ के लोग, अंग्रेजों को पता नहीं कि हमारी आकांक्षा क्या। इन्होंने आगे अब देखिए, ये लोग इंग्लैंड के उदारवादियों को भारत की वस्तु स्थिति यानी वास्तविक स्थिति, भारतीयों की आकांक्षा यानी भारतीयों की इच्छा क्या क्या चाहते हैं भारतीय, और भारत में संवैधानिक यानी जो कानूनी तरफ से और प्रशासनिक सुधारों के लिए तैयार करना चाहते थे। यानी ये चाहते थे कि उनको पता नहीं कि हमारी मांगे क्या हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको लेटर के माध्यम इनको बताएं, बार बार याद दिलाएं, ताकि वो क्या करें, हमारी मांगे क्या करें, धीरे धीरे स्वीकार कर ले। तो इस तरीके की बातें इस प्रारंभिक चरण के अंदर वो कर रहे थे। साथ ही अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण, जो मुख्य रूप से इनका लक्ष्य था, वो किसके ऊपर, आर्थिक शोषण के ऊपर इनका ध्यान था, और अत्याचारों की जानकारी अधिकाधिक लोगों को देकर के आंदोलन का क्या करना चाहते थे, ये विस्तार करना चाहते थे। यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चेतना दिलाना चाहते थे, अभी लोगों को जागृत करना चाहते थे, मुख्य रूप से ये कार्य था। तथा देश के सभी क्षेत्रों, वर्गों और धर्मों को मानने वाले लोगों को ये क्या करना था, संगठित करना चाहते थे, सबको एक मंच पर लाना चाहते। यानी इन प्रकार के लोगों का ये विश्वास था कि अंग्रेजी सरकार अच्छा है। अगर अंग्रेज़ों को अगर हम अभी बाहर निकालने की बात करेंगे तो इसके बाद में देश में अशांति और जो असुरक्षा की भावनाएं वो बढ़ जाएगी, इस तरीके का मानना था। ये चाहते थे कि भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीय चेतना का उदय है वो ब्रिटिश शासन से ही है। ये उसका श्रेय ये ब्रिटिश शासन को ही देते हैं, और ये कहते थे कि ब्रिटिश शासन ने भारत के जो सामाजिक जीवन को पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का स्पर्श देकर के उनमें स्वतंत्रता की भावना पैदा की। तो इस तरीके की ये बातें, यानी अब तक क्या था, ये अंग्रेजी शासन को ही सर्वोच्च मानते थे। अब देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा पार्ट, वो 1858 के बाद में अंग्रेजी जो चेतना का प्रचार है उसके बारे में देख। तो भारतीयों की धीरे धीरे राजनीतिक आकांक्षाएं बढ़ने लगी, और जैसे सिविल सर्विस में स्थान ही नहीं, नियंत्रण करने की आकांक्षाएं की जाने लगी। यानी पहले जो प्रारंभिक चरण के अंदर भारतीयों ने मांग की कि जो सिविल सेवा है उसमें हमें स्थान दिया जाए, इंग्लैंड की जगह भारत में भी क्या किया जाए, सिविल सेवा की जो परीक्षा उसका आयोजन किया जाए। अब भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई
और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की क्या करने लगी मांग। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्वतंत्रता की मांग, जैसा कि जो उत्तरदायी जैसी औपनिवेशिक सरकारें अपने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर थी, वैसे ही शासन की व्यवस्था ये भारतीय अपने यहाँ चाहते थे। 1868 में बंगाल के प्रमुख अखबार हिंदू पैट्रियट, आपको कमेंट करके बताना है कि इस अखबार की स्थापना किसने की थी, किस संपादक थे। कृष्णदास पाल ने ऐसी मांग की। 1874 ईस्वी में उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य शीर्षक से लेख लिखे। यानी इनका स्वराज्य का मतलब जो वर्तमान हम ऐसा नहीं, इस स्वराज्य का मतलब था कि कैसा एक ऐसी शासन प्रणाली से था जैसा कि स्वशासित उपनिवेशों के अंदर। कौन सी स्वशासित, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्वशासन प्राप्त था अंग्रेजी उपनिवेशों को, वैसा ही ये भारत के अंदर वैसा ही स्वराज्य ये चाहते थे। लिखे लेख में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार के प्रारंभ की बात की गई। उस समय जो राजनीतिक संगठन भारत में थे वे इस प्रकार की प्रगतिशील मांग और इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए बंगाल के कुछ विद्वानों और चिंतकों ने 1875 के अंदर 25 सितंबर 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार जो घोष थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने तथा राजनीतिक चेतना जागृत करना था। और राजनीतिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला ये पहला राजनीतिक संगठन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस बात को आप ध्यान रखना इसको, कि आपको अगर पूछा जाए कि जो भारत के अंदर जो सार्वजनिक चेतना के द्वारा, यह कह सकते हैं कि भारतीय लोगों के अंदर सार्वजनिक चेतना जगाने वाला पहला राजनीतिक संगठन कौन था? ये इंडियन लीग थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंडियन एसोसिएशन के बारे में। तो इस संस्था की, किसकी? इंडियन एसोसिएशन संस्था की स्थापना अगले वर्ष, यानी ये जो 1875 था, ये 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में लगभग 800 प्रमुख जो भारतीय लोग थे उनकी उपस्थिति में किया गया। और ये तय किया गया कि ये संगठन समान राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोगों को क्या करेगा? एक मंच प्रदान करेगा। ये उन लोगों को क्या करेगा? एक मंच, यानी सभी लोगों को जोड़ने का कार्य ये संगठन करेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे भारत के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां उनकी तरफ अब आगे बढ़ने लगे, यानी ऐसे संगठनों की क्या की जाने लगी? स्थापना की लगी। ये क्या करेंगे? ये इन सबको एक मंच पर लाएंगे ऐसे लोगों को, और इनसे क्या करें? फिर अखिल भारतीय स्वरूप उनको प्रदान करने का कार्य करेंगे। अब हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जो भी संगठन थे, जैसे इंडियन लीग थी, फिर जो इंडियन नेशनल, या इससे जो भी हमने ये पढ़ा है इंडियन एसोसिएशन है, इनके बारे में, और भी जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऐसे खूब सारे संगठन भारत के विभिन्न भागों के अंदर, बट जो कक्षा 12 के अंदर हम देखेंगे। अगला हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1858 ईस्वी के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक विकास का परिणाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। धीरे धीरे एक संगठन बना जिसकी स्थापना एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के इसका नाम याद रखना, एलन ऑक्टवेन हुम, यानी इसका संस्थापक कहा जाता ने की। इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच थी, यानी उसका विचार क्या था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे भारतीयों के मन में क्या, इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे। यानी एक ऐसी खुफिया जो जानकारी वो इसको एलन ऑक्टवेन होम को मिली थी, जिसके अनुसार इसको लगा था कि भारतीय कुछ विद्रोह करने वाले। तो इन्होंने कहा कि भारतीयों को एक ऐसा मंच मिल जाए जिससे भारतीय अपने मन के अंदर दबित विचारों का क्या करे, वहाँ उद्गार कर सके। इस मंच की स्थापना के लिए ही उन्होंने कांग्रेस जैसे एक संगठन की स्थापना, यानी जो एक सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत था अंग्रेजी जो साम्राज्य उसको बचाने के लिए, ताकि फिर से अंग्रेजी साम्राज्य को जो 1857 में क्रांति हुई थी वैसा कोई संगठित विद्रोह का सामना नहीं करना पड़े। इसके सम्मेलन में राजनीतिक जो नेता थे उनकी मन की क्या होगी, भड़ास निकल जाएगी, यानी गुस्सा होगा वो वहाँ निकल जाएगा, उसके उद्गार हो जाएगा। जैसे ज्वालामुखी के अंदर होता है, अंदर ज्वालामुखी जब ज़्यादा फैलती है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर जो ज्वालामुखी फटती है और जो अंदर से जो भी जो लावा वगैरह या जो राख वगैरह होती है, गैस वगैरह, वो अंदर से निकल जाती। वैसे ही इस मंच के रूप में ये प्रयोग करना चाहते थे। उन्हें अंग्रेजी शासन को हटाने के लिए सशक्त प्रयास करने से
भी रोका जा सके, यानी जो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत आया वो इसी से रिलेटेड। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और यहाँ पर इस संगठन यानी ये कांग्रेस की स्थापना, इस दिन कांग्रेस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसमें कांग्रेस के 4 उद्देश्य, इस पहले सम्मेलन के अंदर जो कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए गए थे वो क्या था, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में क्या करना, परिचित होने का अवसर देना, यानी आपस में मेल जोल बढ़ाना। अगला, आने वाले वर्षों के कार्यक्रमों पर विचार करना, यानी आगे हमारे जो राजनीतिक है आदि जो अधिकार है उनकी प्राप्ति कैसे हो, शासन व्यवस्था के अंदर अधिक से अधिक हमें हिस्सेदारी कैसे प्राप्त हो, इन सब के ऊपर क्या हो, विचार विमर्श किया जाएगा। और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास हम करेंगे, इन प्रयासों के लिए क्या क्या इसमें विचार किया जाएगा। यानी जैसे व्यवस्थापिका सभाओं का विस्तार करना हो, या केंद्रीय और प्रांतीय सभाओं में भारतीय प्रतिनिधियों की जो संख्या में वृद्धि करनी हो, तो इस तरीके की बातें इसमें रखेगी। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारतीय सरकार के कार्यों का क्या करना, विरोध, क्योंकि पहले से ही भारतीय अंग्रेजों की न्यायप्रियता, उनके संवैधानिक सुधारों में विश्वास करते थे, तो कहते थे कि हम इनके भक्ति रखेंगे और वहाँ की जो भी सरकार पारित करेगी, अगर भारतीय सरकार उसके विरुद्ध काम करेगी तो हम उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे और सरकार को कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं करना, भारतीयों को भी हिस्सेदारी दो। अप्रत्यक्ष रूप से ये संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की ये सोच कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने में योग्यता नहीं। कई बार अंग्रेजों ने ऐसा कहा था जब भारतीयों ने मांग की थी तो कि आप में से कोई योग्य नहीं है जो यहाँ की व्यवस्था चला सके, ये तो हम अंग्रेज हैं कि यहाँ व्यवस्था चला, नहीं तो आप लड़के टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाओगे, है ना। तो इस तरीके की बात तो इन्होंने कहा कि भाई योग्यता नहीं रखी, ये अंग्रेजों को जवाब देना कि हम भी शिक्षित हो रूप से और हमारे के अंदर भी योग्यता, उस योग्यता को ये दिखाना चाहते थे। अब कांग्रेस के काल को हम 2 चरणों में, यानी कांग्रेस का जो काल था उसको भी हम अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे, यानी मुख्य रूप से इसका विभाजन 2 चरणों के अंदर किया जाए। प्रथम चरण 1885 से 1890 ईस्वी तक, जिससे उदारवादी राजनीति और राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा गया, और दूसरा चरण 1905 से 1919 ईस्वी का था, जिससे अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीति का काल कहा गया। कांग्रेस के प्रथम चरण के उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र जो भी हमने देखा बनर्जी, फिर सुरेश नाथ बनर्जी, और कांग्रेस की राजनीति भी छाई हुई। यानी इस समय हम कह सकते हैं कि ये लोग कैसे थे, उदारवादी और परिमित राजनीति में विश्वास रखते थे। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम और समन्वय में करते थे। यानी इन लोगों का मानना था कि अभी सरकार से क्या हो, सीधा यानी सीधा टकराव नहीं लिया जाए। इनका जो ब्रिटिश सरकार के प्रति दृष्टिकोण था वो तटस्थता का था, और जो सरकार के साथ में था सहयोग का दृष्टिकोण ये अपनाते थे, क्योंकि अभी ऐसा समय नहीं कि हम सीधे रूप से अंग्रेजों से क्या करें, टकराव लें। तो इसी कारण सरकार के साथ इनमें समन्वय भी था। सरकार के कर्मचारी भी कांग्रेस के सम्मेलन के अंदर भाग लेते थे, और इस समय कांग्रेस का जो स्वरूप है वो भी क्या था, धर्मनिरपेक्ष बना हुआ था। इन सभी वर्ग के लोगों को कांग्रेस ने इस चरण के अंदर क्या दिया था, योगदान है। क्योंकि वैसे भी थे भी ये कांग्रेस के नेता इस समय कौन से, पाश्चात्य शिक्षा में थे, अपने अपने क्षेत्र के सफल थे, लेकिन इनकी बड़ी कमजोरी ये थी कि ये जो निचले स्तर के जो लोग थे यानी जनता से ये अपने को नहीं जोड़ पाए थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानवता में समानता, कानून के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रचार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा रखते थे। यानी अंग्रेजों कहते थे कि भी आप भी हमारे साथ भी मानव एक, उसमें हम भेदभाव नहीं करें, हमारे लिए भी बराबरी के कानून बनाए जाए, हमें प्रतिनिधि संस्थाओं के अंदर हमारी भी हिस्सेदारी दी जाए, और भारतीय प्रतिनिधित्व हर जगह बढ़ाया जाए, जब वो केंद्र में हो चाहे प्रांतीय स्तर पर हो। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय, जैसा भी मैंने आपको बताया, बुद्धिजीवियों का, जिसमें कौन थे, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, इनका अधिकार था।
और ये इस काल में कांग्रेस के आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से थे और उनका जन साधारण से कोई संपर्क नहीं था। ये अपने पैसे में अपने क्षेत्र में क्या थे, सफल थे, पहुँचा थे, शिक्षा प्राप्त थे, सब कुछ थे। राजनीति तो इनका क्या था, द्वितीय पैसा था, लेकिन इनका जनता से कोई संपर्क, प्रत्यक्ष सीधा संपर्क नहीं था। इस कारण जनता की क्या समस्याएं हैं उसके बारे में इनको जानकारी नहीं थी। उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने अपितु उनको सुदृढ़ करने में पक्ष में थे, कि उनको था कि डर था कि अंग्रेजों के जाने के बाद क्या होगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। यही डर के कारण 1857 की क्रांति में यह वर्ग या तो तटस्थ रहा या इन्होंने अंग्रेजों का क्या दिया, सहयोग दिया। तो इस तरीके से ये वर्ग चाहेंगे कि वापस जो राजशाही आ जाएगी, जिसके अंदर जो भी सामंतवादी आदि व्यवस्था है, उनसे देश के अंदर क्या अव्यवस्था हो जाएगी। अंग्रेजी राज्य शांति और व्यवस्था का घोतक है और भारत में बहुत लंबे समय तक इसका बना रहना आवश्यक है, ताकि भारत के अंदर क्या हो, लोगों को अधिकार मिले, लोगों को शांति व्यवस्था हो, जिनसे लोगों का व्यापार। ऐसा इनको लग रहा था, क्योंकि अंग्रेज लोग भी इनके, यानी कुछ लोगों को अंग्रेज भी अपना पिट्ठू बना कर रखना चाहिए। इन कारण अंग्रेज इनके साथ में अच्छा व्यवहार करते, इनके पास पैसा था, शिक्षित थे और पाश्चात्य शिक्षा इनके कारण इनके विश्वास थी और जमीनी हकीकत से ये क्या थे, अपरिचित थे। उदारवादियों का विश्वास था कि अंग्रेज न्यायिक लोग हैं और वे भारत के साथ भी न्याय करेंगे, यानी भारतीय लोग जब इस काबिल हो जाएंगे तो अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे और शासन व्यवस्था भारतीयों को सौंप देंगे। भारतीयों की शिकायतें अंग्रेज नौकरशाही के कारण अथवा अंग्रेजों को हमारी शिकायतों की पूरी जानकारी न होने के कारण, इन्हें कहते थे कि भाई भारतीयों के बारे में अंग्रेजों को पता ही नहीं कि भारतीयों की समस्या है क्या। इस कारण ये क्या लिखते थे, स्मरण पत्र लिखते थे, याचना पत्र लिखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे, ताकि अंग्रेज जानेंगे। इनका विश्वास था अंग्रेज न्याय के जब उन्हें पता हो जाएगा कि भारतीयों की समस्या क्या है तो वे उनका निराकरण कर देंगे। यही कारण रहा कि इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रचार की ओर अधिक ध्यान दिया, यानी काफ़ी सारे लोगों ने इंग्लैंड में गए, वहाँ इसका प्रचार किया। और 1892 के अंदर दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के अंदर कांग्रेस का सम्मेलन भी आयोजित करने का प्रयास किया था, हालांकि वहाँ पर चुनाव हो जाने के कारण ये सफल नहीं होता। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतें मांगी। जो रियायतें मैंने आपको कहा, फिर से दोहरा देता हूँ, जैसे व्यवस्थापिका सभाओं का विस्तार करना, केंद्रीय और प्रांतीय सभा में भारतीयों का भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, सरकारी सेवाओं का क्या भारतीयकरण किया जाए, उन सेवाओं में अधिक से अधिक भारतीयों को क्या मिले, भागीदारी मिले, और जो भारतीयों के जो नागरिक अधिकार है उनके सुरक्षा की गारंटी दी जाए, चयनित खर्च में कटौती की जाए, लगान में कमी की जाए। ऐसी काफ़ी सारी, ऐसा शाही कमीशन नियुक्त किया जाए जो भारतीयों की निर्धनता और गरीबी की क्या करे, जांच करें। तो इस तरीके की मांगे की। इसने इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारे प्रयास किए, वहाँ समिति बनाई और वहाँ से इंग्लैंड से एक इंडिया नामक पत्र भी निकाला। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो ये चरण था वो उदारवादियों का चरण था, एक याचक चरण था, जिसका कोई ज़्यादा फायदा भारतीयों को नहीं हुआ। कुल मिलाकर हम इसकी अगर आलोचना की दृष्टि से इसको देखा जाए कि इसमें से भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ, यानी इससे जो राष्ट्रवादियों को निराश किया और जो भारतीय राजनीति है उसको उग्र राजनीति के बारे में सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। और इसका कहीं ना कहीं ये जो पहला चरण ही है, जिससे जो नेक्स्ट चरण हम पढ़ेंगे उग्रवादी चरण को जो प्रकट होने के लिए या उभार लेने के लिए उससे प्रेरित किया था। और जो भारतीय जनता को थोड़े बहुत अधिकार प्राप्त थे उस पर भी जो इस प्रथम उदारवादी चरण के दौरान हमले किए गए और लोगों को ये लगने लगा कि सरकार और तो अधिकार हमें देगी कि नहीं देगी, और थोड़े बहुत अधिकार है वो भी सरकार छीन रही है। इस कारण लोगों का भी उदारवादियों के प्रति जो समर्थन है वो धीरे धीरे घटने लगा था। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, और एक प्रश्न जो है आपके लिए उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वो आपका पॉइंट यही है कि सरकार, जो कांग्रेस का पहला सम्मेलन था वो सरकार पहले कहाँ स्थापित करना चाहती थी और क्यों सरकार ने उसे बम्बई में आयोजित किया था। पहले बम्बई में आयोजित नहीं करने जा रही थी, कहीं दूसरी जगह आयोजित करने जा रही थी उस स्थान का नाम, और फिर बम्बई के अंदर उसे क्यों आयोजित किया उसका कारण भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।